लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से राहुल गांधी के साथ यहां पर बड़ा कांड हो गया। पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ही राहुल गांधी को फंसवा दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी को पीछे बैठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंठा का द्योतक है और यह दिखाता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि इसमें राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान के बाद रक्षा मंत्रालय ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए आगे की सीट रिजर्व थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से पीछे बैठने का फैसला किया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बैठने की सभी व्यवस्थाएं वरीयता तालिका के अनुसार की गई थी और इस साल यह निर्णय लिया गया कि पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि ओलंपिक पदक विजेताओं को आगे बैठाया गया था। रक्षा मंत्रालय के अब इस बड़े बयान के बाद कांग्रेस अब अपनी बातें छुपाने में लग गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान में दावा किया, छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेईमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है। सरकार के मंत्री पहली पंक्ति में बैठे थे, तो इन क्षुद्र मानसिकता वाले लोगों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार को बेनकाब कर रहा है। सुप्रिया ने कहा, यह सच है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे या 50वीं, वो जननायक ही रहेंगे। लेकिन आप लोग इस तरह की गलीच हरकतें करना कब बंद करेंगे? बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी के बैठने की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4थी पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है। लोकसभा में वे प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राजनाथ जी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक यानी 10 साल तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद मौजूद नहीं थे। पिछले दिनों देश में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। ऐसे में आपका इस वाक्य को लेकर क्या कुछ कहना है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। यह 10 साल में पहली बार था कि विपक्ष के किसी नेता ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया, क्योंकि यह पद पहले खाली था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 10 बार और सबसे ज्यादा पंडित नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। आज पीएम जब लाल किले पर पहुंचे तो रिमझिम बारिश भी हुई। कुछ गेस्ट रेनकोट पहने दिखे। सीधा प्रसारण देख रहे लोग टीवी पर गेस्ट को पहचान रहे थे। तभी लाल किले के प्रांगण में राहुल गांधी भी सफेद कुर्ते में दिखे। क्या आपने देखा कि वह कहां बैठे थे? पहले देखिए लाल किले के प्रांगण में पहुंचने का वीडियो। पीएम मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वीआईपी लाइन में पीछे की तरफ बैठे थे। जी हां, उनके बगल में और आगे की तरफ भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी बैठे थे। हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीएम का भाषण शुरू होने से पहले एक बार कैमरे ने राहुल पर फोकस किया तो वे अपनी बाईं ओर देख रहे थे।
उसी समय ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर भी दिखाई दी। देखिए यह वीडियो। इससे कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। 2014 से 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद किसी ने नहीं संभाला, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास आवश्यक संख्या में सांसद नहीं थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसदों की संख्या में सुधार के बाद 25 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। यह स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत विषय 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को मनाई गई थी, जो स्वतंत्रता के पूरे वर्ष का प्रतीक है। इसलिए 2024 तक भारत की आजादी के 77 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में पिरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में पिरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह शक्ति है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। जय हिंद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। 15 अगस्त के दिन ही विपक्ष को डबल झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम हर बार लाल किले की अपनी स्पीच में आने वाले वर्षों में सरकार क्या करने वाली है इसका हिंट देते रहे हैं। अपनी परंपरा को जारी रखते हुए इस बार भी पीएम मोदी ने अपने 98 मिनट लंबे भाषण में बहुत कुछ ऐसा कहा जो अगले 6 महीनों में भारत सरकार करने का इरादा रखती है। लेकिन इसी बीच इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुकेश सहनी को एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का ऑफर मिला है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दरअसल सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदल लिया है। उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का साथ छोड़कर वीआईपी प्रमुख एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच बुधवार को राज्य सरकार के मंत्री व जेडीयू नेता अशोक चौधरी सहनी से मिलने उनके कक्कड़बाग स्थित आवास पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। दोनों के बीच ताजा राजनीतिक हालात, स्वास्थ्य, परिवार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद एक बार फिर यह चर्चा जोरों पर है कि सहनी का मन डोल रहा है। मुकेश सहनी ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। इसे बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश भर में यह अभियान चलाकर लोगों से तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। सहनी के प्रोफाइल फोटो बदलने से उनके बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी नीत महागठबंधन में जाने वाले वीआईपी के फिर से बीजेपी और जेडीयू के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बारे में वीआईपी के किसी नेता ने पुष्टि नहीं की। मुकेश सहनी को लेकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जमा खान का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने सीधे तौर पर मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के रास्ते को खुला बताया। मंत्री जमा खान ने कहा कि अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला है। उन्होंने कहा, अगर मुकेश सहनी नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर एनडीए में आते हैं तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, स्वागत करेंगे, लेकिन जो बिहार का अहित करेंगे उनके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सहनी ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कई चुनावी रैलियां भी की थी।
वीआईपी बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक पर भी सफलता हाथ नहीं लगी। अब 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एनडीए के कई नेताओं ने सहनी को ढांढस बढ़ाया था। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बिहार सरकार में कई मंत्री और बीजेपी के नेता उनके घर पहुंचे एवं सहनी के पिता को श्रद्धांजलि दी थी। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार शाम को इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी अपराध की घटनाएं सामने आती रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी सीपीआई मार्क्सवादी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब वामपंथी पार्टी सत्ता में थी तब बंगाल में जघन्य अपराध किए गए थे और कांग्रेस शासित राज्यों से भी कई घटनाएं सामने आई। बंगाल सीएम ने कहा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं, आपके राज्यों में कितनी घटनाएं हुई है, आप क्या कार्रवाई करते हैं? और सीपीआईएम के शासन में जघन्य अपराधों की भरमार थी और तत्कालीन सरकार चुप थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं थे। पिछले सप्ताह दिवंगत हुए वामपंथी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2000 से 2011 तक उनके सत्ता में रहने के दौरान कई जघन्य अपराध हुए। ममता बनर्जी का बयान ऐसे समय में आया है जब खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी का मुद्दा उठाते हुए राज्य प्रशासन पर पहली बार मुंह खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में INDIA में सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर जैसे ही जुबान खोली और कोलकाता प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर ममता ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की घटनाओं की याद दिलाकर राहुल पर पलटवार किया। इंडिया के एक और सहयोगी दल CPIM पर भी ममता ने निशाना साधा है। राहुल ने पहली बार घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की विभत्स घटना में पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपितों को बचाने की कोशिश हो रही है। महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टरों के समुदाय और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। राहुल की पोस्ट में स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए जाने के कुछ ही समय बाद कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में जब वाम दलों की सरकार थी तो कई जघन्य अपराध हुए और कांग्रेस शासित राज्यों से भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि आपके राज्यों में कितनी घटनाएं हुई है, आपने क्या कार्रवाई की है? इसी तरह अपने शासनकाल में गंभीर अपराधों पर CPIM सरकार खामोश रही। तब इंटरनेट मीडिया नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने भी कहा कि राहुल गांधी को केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के दौरान महिला सुरक्षा के निराशाजनक रिकॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। केजरीवाल का केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा इनाम दे दिया है। कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। अभिषेक मनु सिंघवी एक जाने माने कानूनी विशेषज्ञ और राजनेता भी हैं। इस साल अप्रैल में कांग्रेस ने सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वजह से वह चुनाव हार गए थे। बीजेपी के हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित हुए थे। इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस हाईकमान अभी भी सिंघवी को राज्यसभा भेजने के पक्ष में है और उन्हें दक्षिण राज्य तेलंगाना से उच्च सदन में लाने पर विचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हुआ था। ऐसे में पर्याप्त वोट होने के बावजूद कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को जितवा दिया था। दरअसल 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए कुल 35 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि बीजेपी के पास 25। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दे दिया। इसके साथ ही 2 निर्दलीय समेत 3 विधायकों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। इस तरह से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को 34 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को भी 34 वोट ही मिले। टाई होने के बाद पर्ची निकालकर फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई। वहीं बात केजरीवाल की जाए तो स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार लोगों की आजादी के पक्ष में टिप्पणी की है। देश में धरती की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि जमानत लोगों का अधिकार है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लिए पहुंच गई है। बुधवार को तो केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन आगे इस मामले पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल अचूक हथियारों की तरह कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।